सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं फिर से अपने नए लेक्चर पर, ठीक है, जिसमें हम टोटल 10 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। आप सभी को पता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसमें आप सभी को पता है टोटल 10 क्वेश्चंस जो है वो हमारे करवाए जाएंगे, ठीक है। तो हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। सबसे पहले हमें बोल रखा है द कमीशन रिकमेंडेड एस्टेब्लिशिंग द कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया। सबसे पहले है कि जो कमीशन है वो रिकमेंड कर रहा है कि हमें जो एस्टेब्लिश करनी है काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमारी, कि हमें ये रिकमेंड कर रहा है। उसके बाद हमारे जो ये साइमन कमीशन है, इसका नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा? क्योंकि सर जॉन जो साइमन थे, आप सभी को पता होगा कि जो सर जॉन साइमन थे वे क्या थे? मेनली इसके हेड थे, ठीक है। इस कमीशन के हेड थे मेनली, इसीलिए इसको वो किया जाता है, बोला जाता है, ठीक है। मेनली साइमन कमीशन इसको बोला जाता है, ठीक है। अब हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो हमें बोल रखी है वो क्या है? और आप सभी को पता होगा 7 मेंबर कमीशन था ये, ठीक है। 7 मेंबर कमीशन था और ऑल वाइट कमीशन था, इसीलिए मेनली जो है इसको अपोज भी किया गया था, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मेनली इसको क्या किया था? अपोज किया था, सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जो यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में थी और जो जस्टिस पार्टी साउथ में थी, इन्होंने क्या किया था? इसको बॉयकॉट किया था, ठीक है। इन्होंने इसको क्या किया था? बॉयकॉट किया था। तो ध्यान रखना, इसको बॉयकॉट नहीं किया था, याद रखना, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया था और इन्होंने इसको बॉयकॉट नहीं किया था। तो हमें करेक्ट बतानी है, तो करेक्ट हमारी क्या है? केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये है हमारे किसके बारे में? सर जॉन साइमन कमीशन के बारे में, ठीक है। 1927 में ये मेनली आया था। मेनली किसके लिए आया था? कि जो मेनली 1919 का जो एक्ट था उसको मेनली ये बताने के लिए आया था, कि भाई उसमें रिव्यू करने के लिए आया था, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ों को इसने रिकमेंड किया था, जैसे कि सबसे पहले आर्मी को जो है वो इंडियनाइज कर देना चाहिए, ये इन्होंने बोला था, ठीक है। कि जो हमारी आर्मी है उसको इंडियनाइज करना चाहिए। डाई की जो है उसको एबोलिश कर देना चाहिए, ठीक है, ये भी इन्होंने बोला था। तो ग्रेट कंसल्टेटिव काउंसिल के अलावा ये 2 रिकमेंडेशन भी थी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी रिकमेंडेशन जो थी इन्होंने दी थी, ठीक है। काफ़ी सारी रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी, और भी इन्होंने काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी थी, जैसे कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका जो नंबर है वो भी हमें इंक्रीज़ कर देना चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने बोला था, ठीक है, ये इन्होंने बोला था। इसके अलावा और क्या बोला था? कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हाई कोर्ट को कंट्रोल करेगी, ये भी इनकी रिकमेंडेशन थी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही हाई कोर्ट को कंट्रोल करे, यहाँ के जो हाई कोर्ट है उनको, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला था उन्होंने? कि जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, जो कम्युनल इलेक्टोरेट है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ठीक है। कम्युनल इलेक्टोरेट को बढ़ाने की भी इन्होंने बात की थी। इसके अलावा इन्होंने और क्या बोला था? और इन्होंने बोला था कि नो यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइज नहीं होनी चाहिए इंडिया में, ये भी इन्होंने बोला था। और इन्होंने क्या बोला था? नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस है और जो बलूचिस्तान है उनको लोकल लेजिस्लेचर में जाना चाहिए, ठीक है। और उनको सेंटर में रिप्रेजेंट करने का भी एक राइट मिलना चाहिए, ये भी इन्होंने बोला था। कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को भी मेनली क्या है? राइट मिलना चाहिए सेंटर में रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। इसके अलावा और उन्होंने बोला था कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए और जो बर्मा है उसको इंडिया से अलग कर दिया जाए, ये भी इनकी एक रिकमेंडेशन थी, ठीक है। सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए और मेनली बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया जाए, ये भी इनकी एक रिकमेंडेशन थी, ठीक है। इसके जो थी ये मेन इनकी रिकमेंडेशन थी, ठीक है। कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया भी एस्टेब्लिश की जाए, ठीक है। तो ये सारी रिकमेंडेशन ही किसकी थी? मेनली सर जॉन साइमन कमीशन की थी, ठीक है। और किसने इसको बॉयकॉट किया था, किसने इसको सपोर्ट किया था, वो भी हमने देख लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको अपोज किया था, जस्टिस पार्टी ने इसको वो किया था, हटाया था मेनली, ठीक है। मेनली कि जस्टिस पार्टी ने मेनली इसको क्या किया था? सपोर्ट किया था। यूनियनिस्ट पार्टी इन पंजाब ने भी इसको सपोर्ट किया था। वैसे मेनली बैठा कब था? ये 1927 में बैठा था, ठीक है। साइमन कमीशन कब बैठा था? 27 में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द बर्लिन कमेटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बर्लिन कमेटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस से जो है वो कौन कौन से जो है वो हमारे एसोसिएटेड है पर्सनस, ठीक है।
तो इसमें हमारे जो है 3 नाम दे रखे हैं हमें, कौन कौन से, भूपेंद्र दत्त, लाला हरदयाल और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। ये जो मैं लिख रही हूँ 1950 जो बर्लिन कमेटी थी 1950 में बैठी थी, ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट हैं कि ये तीनों ही जो है इससे एसोसिएटेड थे। किससे एसोसिएटेड थे? मेनली बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से। ये कमेटी क्या करना चाह रही थी? मेनली इंडियन कोज के लिए मेनली ये लड़ रहे थे, ताकि इंडिया में जो है वो वायलेंट प्रोटेस्ट किया जा सके, हम बाहर से आर्म्स दे दें, बाहर से सपोर्ट कर दें और वहाँ के लोग जो है वो ब्रिटिश इंडिया के अगेंस्ट लड़ें और इंडिया को जो है वो आज़ाद करा दें। मेन इन कमेटीज़ का यही था। तो बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो हमारी करेक्ट हैं। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो करेक्ट हमारी तीनों ही स्टेटमेंट है इसके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? द बुक द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब वॉज रिटन बाई। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब जो बुक है वो किसने रिटन किया? तो आप सभी को पता होगा, भगवती चरण वोरा। याद कैसे कर सकते हो? बॉम्ब और वॉम्ब से। ठीक है, तो भगवती चरण वोरा ने मेनली फिलोसफी ऑफ बॉम्ब लिखी है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताना है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था? बिल्कुल प्रिसाइड किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। तो याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। लाहौर सेशन में ये डिसाइडेड किया गया था कि हम जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, 1929 में ये बैठा था मेनली। थर्ड है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया एज एम ऑफ कांग्रेस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 26 जनवरी 1930 को ये डिक्लेयर किया गया कि भाई हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। फोर्थ है, 26 जनवरी 1930 को फिक्स की गई फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे की डेट टू बी सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। येस, दिस वाज आल्सो डिसाइडेड इन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट वाज हेल्ड इन 1929। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी इसके क्या थे? मेनली चेयरपर्सन थे, जो मेनली इसमें बैठे थे। ठीक है, तो हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओनली 3 स्टेटमेंट इसमें हमारी क्या हो जाती हैं? करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी के बाद जो है हमारा फिर क्या होता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद का जो फर्दर चीज़ें हैं वो सारी इसके बाद स्टार्ट हो जाती हैं लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद। ठीक है, फिर जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट होता है। ठीक है, और भी इस चीज़ में बोला गया था कि भाई नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ टैक्सेस, मतलब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो भी हैं, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो टैक्स ना दें, और जो भी लेजिस्लेचर में मेंबर है वो सारे क्या कर दें? अपनी सीट से रिज़ाइन कर दें। ये 2 चीज़ें भी मेनली जो है वो लाहौर सेशन में बोली गई थी। ठीक है, जो लेजिस्लेचर है वो रिज़ाइन कर दें और जो टैक्स हैं वो ना दें। ठीक है, मेनली ब्रिटिशर्स को, जो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मान रहे हैं। तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ गांधीजीज 11 पॉइंट्स डिमांड। 11 पॉइंट्स डिमांड में गांधी जी के कौन से पॉइंट थे? तो याद रखना, इसमें से केवल और केवल जो थे हमारे 2 ही पॉइंट थे। सबसे पहले है रिजर्व कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस और कैरी आउट रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये 2 पॉइंट इन्होंने बोला था। ठीक है, कि ये गांधी जी के 11 डिमांड थे। ये कब इन्होंने रखी थी? 31 जनवरी 1930 में इन्होंने रखी थी। इन्होंने मेनली डिमांड क्यों रखी थी? क्योंकि भाई जो है लाहौर सेशन के बाद जो है कांग्रेस मेनली ब्रिटिश इंडिया की डिमांड नहीं मान रहा था, तो इन्होंने अपनी डिमांड रखी थी। तो ये जो सेकंड और थर्ड डिमांड है ये मेनली रखी थी गांधी जी ने। ठीक है, तो ये रखी थी। और तो इसमें हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट हमारी केवल 2 ही स्टेटमेंट है इसके बारे में। ठीक है, और भी काफ़ी सारी डिमांड्स थी गांधी जी की। 11 डिमांड्स में और कौन कौन सी डिमांड थी? जैसे कि भाई सबसे पहले आ जाता है हमारा कि प्रोहिबिट लिकर एंड इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट को हमें प्रोहिबिट करना, ये पहली डिमांड थी। दूसरी थी कि भी हमें जो हथियार हैं उनके लाइसेंस प्रोवाइड करने हैं सिटीजन्स को, ताकि वो भी अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन दे सकें। ठीक है, फिर है एक्सचेंज रेट रेशियो को चेंज किया जाए रुपये और स्टर्लिंग के बीच में, ये इन्होंने बोला। फिर बोला कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उसको रिलीज़ किया जाए, लेकिन जिन्होंने वायलेंस नहीं किया उनको। ठीक है, फिर लैंड जो रिड्यूस किया जाए लैंड रेवेन्यू के रेट को, वो इन्होंने बोला। सीआईडी डिपार्टमेंट को एबोलिश किया जाए, वो इन्होंने बोला। मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जाए। पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट करना था, ठीक है, रिजेक्ट नहीं करना था। फिर है सोल टैक्स को एबोलिश करना था। कस्टम ड्यूटी को इम्पोज करना था जो भी फॉरेन क्लॉथ पे है उस पर, और हमें एक्सपेंडिचर जो भी था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में उसको क्या करना था? रिड्यूस करना था। ठीक है, ये मेनली इन्होंने बोला था। ये थी मेनली गांधी जी की जो है टोटल 11 डिमांड्स जो थी। ठीक है,
जो इन्होंने बोली थी। और इसके बाद इन्होंने बोला था अगर आप ये नहीं मानोगे तो हम क्या कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे। ठीक है, फिर आपको पता है ब्रिटिशर्स ने वो तो माना नहीं, फिर हमने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो स्टार्ट किया गया वो किसने किया, महात्मा गांधी जी ने मेनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। ठीक है, और कब किया, 1930 में किया। 1930 में किया गांधी जी की लीडरशिप के अंडर। कहाँ से स्टार्ट किया, दांडी मार्च जो है गांधी जी का, वहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, दांडी मार्च से स्टार्ट किया। 12 मार्च 1930 को हमने इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि 11 डिमांड्स तो उन्होंने मानी नहीं, फिर हमको जो है ये जो प्रोटेस्ट है इसको स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 से हमने इसको स्टार्ट किया और साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है वहाँ से बेयर फुट चले। ठीक है, मतलब पैदल चले 78 अपने अदर मेंबर्स के साथ, और उसके बाद जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुँचे। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे क्या किया, सोल्ट लॉ को ब्रेक किया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो सोल्ट बनाना था वो केवल और केवल गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, केवल गवर्नमेंट ही सोल्ट लॉ बना सकती थी। उन्होंने क्या किया, मेनली थोड़ा सा नमक बनाया और गवर्नमेंट के इस लॉ को क्या किया, मेनली डिफाई किया। ठीक है, थोड़ा सा हाथ में नमक उठाया और बनाया वहाँ पे, और उसके बाद मेनली क्या किया, इस लॉ को तोड़ा। तो यही सोल्ट लॉ जो था, यही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो पूरे इंडिया में फिर फैल गया सिविल डिसोबीडियंस के नाम से, मेनली जो डेफिनेंस ऑफ सोल्ट लॉ था। ठीक है, तो ये मेनली था कि गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी, उसके बाद ब्रिटिशर्स नहीं माने तो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन जो हो जाता है वो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो ये थी गांधी जी के। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले है कि भाई हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो मेंटेन होते हैं एज मल्टी करेंसी पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग, जिसमें मेजर करेंसी होती हैं डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, येन, बट उनको यूएस डॉलर के वैल्यू में वो किया जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उनको यूएस डॉलर की टर्म में वैल्यू किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन्हीं में रखे जाते हैं। सेकंड है व्हेन द यूएस डॉलर स्ट्रेंथन, जब भी यूएस डॉलर स्ट्रेंथन करता है तो जो अदर करेंसी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। तो याद रखना, जब भी डॉलर स्ट्रेंथन करेगा तो अदर करेंसीज की वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ध्यान रखना, वो क्या होंगी, बढ़ेंगी नहीं, वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी यूएस डॉलर स्ट्रेंथन करता है तो जो अदर करेंसी की वैल्यूएशन है उसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू यूएस करेंसी, वो क्या कर जाती हैं, डिक्रीज कर जाती हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि भाई क्या करती है, वो बढ़ती नहीं है। जब स्ट्रेंथन होता है तो वो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो मेनली उसमें क्या होता है, यूएस डॉलर होता है इन द फॉर्म ऑफ यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड्स। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है कि भाई इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो मेनली यूएस डॉलर में होते हैं, और यूएस डॉलर में भी यूएस के बॉन्ड्स और इंस्टीट्यूशनल बॉन्ड्स उसमें रखे जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, दो स्टेटमेंट हमारी जो है वो करेक्ट है। तो हमें बतानी है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। तो क्वेश्चन हो गया ये वाला हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। सबसे पहले नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है फैसिलिटेट कर रहा है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना हमें रिन्यूएबल एनर्जी से। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसमें मेनली हमें जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है वो किससे करना है, रिन्यूएबल एनर्जी से करना है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या बिल्कुल सही है। सेकंड है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है वो क्रिएट करना चाह रहा है एक ऐसा इनेबलिंग इन्वायरमेंट जिसमें इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हम प्रोड्यूस कर सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें ग्रीन हाइड्रोजन को सर्टेन नर्व सेंटर से। ठीक है, ताकि वहाँ पे वो प्रोड्यूस भी की जाए इसके और फिर वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। ठीक है, थर्ड है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो कमिटेड है फाइनेंस करने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग है इलेक्ट्रोलाइजर। बिल्कुल, मेनली नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में जो है इलेक्ट्रोलाइजर को भी फाइनेंस किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके वाटर को स्प्लिट किया जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मेनली इसको क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। मेनली इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके क्या किया जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमें इसके बारे में बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। अब कैबिनेट क्या करना चाह रही है, तो देखो अब कैबिनेट जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को, इसमें मेनली जो है सबसे पहले 2030 के लिए टारगेट्स हैं। ठीक है, 2030 के लिए टारगेट्स हैं और इसमें मेनली क्या करना है, हमें ग्रीन हाइड्रोजन का जो एनुअल प्रोडक्शन है ना वो कम
से कम 5 मेट्रिक मिलियन टन करना है। ठीक है, सबसे पहले कितना हाइड्रोजन हमें प्रोड्यूस करना है 2030 तक, एनुअली हमें ग्रीन हाइड्रोजन को 5 मेट्रिक मिलियन टन तक एटलीस्ट वो करना है, प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रोलाइजर की जो कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 60 से 100 गीगावाट की होनी चाहिए। ठीक है, ये भी हमारा सेकंड टारगेट है, 60 से 100 गीगावाट की जो है वो हमारी इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी होनी चाहिए, वो हम प्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन हम रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे, तो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 125 गीगावाट। ठीक है, तो हमारी 125 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो हम ग्रीन हाइड्रोजन के जनरेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये है एक तो मेन टारगेट। एक 20,000 करोड़ का इसमें टोटल आउटले दिया गया है कि मेनली अप्रोक्स 20,000 करोड़ का। ठीक है, और इसमें इंपोर्ट की सेविंग को कितना बचाया जाएगा, याद रखना 1 लाख करोड़ की इंपोर्ट की सेविंग की जाएंगी। इसमें ध्यान रखना कितनी, 1 लाख करोड़ की मेनली इसमें इंपोर्ट्स की सेविंग की जाएंगी, और 50 मेट्रिक मिलियन टन में की जो है इसमें CO2 का एनुअल एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, CO2 के कितने एमिशन को रिड्यूस किया जाएगा, 50 मेट्रिक मिलियन टन को इसमें रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, ये किसके बारे में, ये 2030 के टारगेट है। इसी के अंडर जो है ना 2 सब स्कीम भी हैं। ठीक है, एक तो है आपने पढ़ा होगा साइट। ठीक है, साइट क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसमें मेनली फंड किया जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर को, और जो मेनली ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, इसमें मेनली क्या किया जाएगा, फंड किया जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स को, जो मेनली ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ इसमें है, मेनली ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर को फंड किया जाएगा। दूसरा कौन सा है, ग्रीन हाइड्रोजन हब। ठीक है, ये स्कीम इसके अंडर। ग्रीन हाइड्रोजन हब में मेनली क्या किया जाएगा, स्टेट और रीजन जो मेनली लार्ज स्केल प्रोडक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर उस हाइड्रोजन को यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन हब की तरह उनको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हब की तरह उसको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये 2 सब स्कीम है ये, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। सबसे पहले, जनरली रिडक्शन इन एरोसोल लेवल एंड रिलेटिवली स्टेबल वेदर सिस्टम लीड्स टू इंक्रीज इन द लाइटनिंग। बोल रहे हैं कि अगर एरोसोल का लेवल कम हो जाए और स्टेबल सिस्टम हो तो लाइटनिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखना जितने एरोसोल ज़्यादा होते हैं ना, उससे हमारी जो लाइटनिंग है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, जितने ज़्यादा एरोसोल होंगे उतनी लाइटनिंग बढ़ेगी, और जितने एरोसोल का जो अमाउंट है वो कम होता है उतनी ही जो हमारी लाइटनिंग है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना जितने एरोसोल का अगर अमाउंट कम होगा ना तो हमारी जो लाइटनिंग है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये पहली स्टेटमेंट जो हो जाती है ये हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इसमें बोल रखा है कि भाई जो रिडक्शन इन एरोसोल लेवल जो है वो बढ़ा देगा लाइटनिंग को, नहीं बढ़ाएगा नहीं, कम कर देगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि जो अर्थ है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, और यही चीज़ कहाँ हुई थी, याद रखना कोविड के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि मेनली उस टाइम पे पोल्यूशन कम हो गया था, एरोसोल का अमाउंट कम हो गया था, तो लाइटनिंग की जो केसेस है वो भी काफ़ी कम हो गए थे। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को निकाल सकते हो। फिर बोल रहे हैं कि अर्थ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या बिल्कुल सही है कि जो अर्थ है वो हमारी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमें बोल रखा है कि जो लाइटनिंग है उसको एज ए नेचुरल डिजास्टर इंडिया में क्लासीफाई किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, इंडिया में इसको नेचुरल डिजास्टर क्लासीफाई नहीं किया गया। इंडिया में इतनी ज़्यादा लाइटनिंग होती नहीं है तो उसको क्यों क्लासीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। फिर हमें बतानी है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो करेक्ट तो हमारी फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है, तो केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, लाइटनिंग के बारे में। ठीक है, अब लाइटनिंग के बारे में हम देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले लाइटनिंग जो है वो क्रिएट कैसे होती है। तो याद रखना बॉटम और टॉप जो है ना क्लाउड का, उसके बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस हो जाता है, मेनली उससे ये जो है लाइटनिंग क्रिएट होती है। ठीक है, ये मेनली क्रिएट होती है। और कैसे क्लाउड होते हैं, 10 से 12 किलोमीटर की हाइट होती है उन क्लाउड्स की जहाँ पे ये क्रिएट होता है। ठीक है, 10 से 12 किलोमीटर की हाइट होती है, बेस हाइट होती है, और 1 से 2 किलोमीटर वो अर्थ सरफेस से होते हैं। ठीक है, और उनका टेम्परेचर रेंज कितनी होती है, जो लिख रखी है ये हमारी उनकी क्या होती है, टेम्परेचर रेंज होती है उन क्लाउड्स की। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ कि किन क्लाउड्स में मेनली जो है वो लाइटनिंग क्रिएट होती है। और जैसे जैसे मेनली वाटर वेट पर मूव करती है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, क्लाउड में क्या होता है, वाटर
वेपर जो है अपवर्ड मूव करती है। जैसे अपवर्ड मूव करती है तो वहाँ पे वाटर कंडेंस हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर घटता जा रहा है और वहाँ पे क्या हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होती है तो इससे वाटर क्या है, वाटर मोलिक्यूल और ऊपर की तरफ पुश होते हैं। ठीक है, इससे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बिलो जीरो चला जाता है। ठीक है, बिलो जीरो चला जाता है और जो है जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्मॉल क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं और वो और ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। और जब वो डिसेंड करने लगते हैं फिर वो क्या करने लगते हैं, डिसेंड करने लगते हैं। जब वो डिसेंड करने लगते हैं तो क्या होता है, याद रखना, वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रिगर करते हैं। कोलिजन होता है उनका और वो इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज को क्या कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट होती है उसी तरह से मेनली जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रिगर कर देते हैं कोलिजन को। ठीक है, और इसी प्रोसेस से मेनली क्या हो जाता है, इसी प्रोसेस से मेनली क्या हो जाता है, अलग अलग लेयर में अलग अलग चार्जिंग क्रिएट हो जाती है। जैसे क्लाउड जो है वो अपर उसकी टॉप लेयर पॉजिटिवली चार्ज, मिडिल लेयर नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, जिससे मेनली क्या हो जाते हैं, ये क्लाउड्स क्रिएट होते हैं। या फिर लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के डिफरेंस के कारण। तो यही है मेनली लाइटनिंग की प्रोसेस। मैं क्यों बता रही थी इसको, ये मेन रीज़न था इसको बताने का कि द मोस्ट लाइटनिंग जो एक्टिविटी है अर्थ पे वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, वो आती है लेक मैरासिएबो में, जो कहाँ पे है, वेनेजुएला में है। कहाँ पे है, वेनेजुएला में लेक मैरासिएबो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइटनिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक याद रखना, एक कौन सी रिवर है, कैटाटुम्बो रिवर है, जो मेनली लेक मैरासिएबो में गिरती है। कैटाटुम्बो रिवर लेक मैरासिएबो में गिरती है। यहाँ पे एवरेज टू 60 स्टॉर्म डेज हैं। कहाँ पे, एवरेज टू 60 स्टॉर्म डेज जो हर साल होते हैं। ठीक है, और अक्टूबर में याद रखना, अक्टूबर में हर मिनट में 28 लाइटनिंग फ्लैशेस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, हर मिनट में 28 लाइटनिंग फ्लैशेस गिरते हैं, मतलब 28 बार बिजली गिर जाती है 1 मिनट में यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए इस लेक को जो है बीकन ऑफ मैरासिएबो भी बोलते हैं और एवर लास्टिंग स्टॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह याद रख लेना, लेक मैरासिएबो कहाँ पे, वेनेजुएला में। तो क्वेश्चन ये वाला हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमें बताना है इस रिपोर्ट के बारे में, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बोला है कि एक नेशन वाइड हाउस होल्ड सर्वे है जो सब डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा इंडिया में। तो आप सभी को पता होगा ये सब डिस्ट्रिक्ट्स को इंडिया में कवर नहीं करता है, ये मेनली किन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। फिर हमारे सेकंड है, इट एस्टिमेट द स्कूलिंग एंड बेसिक लर्निंग फॉर एवरी स्टेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये मेनली स्कूलिंग और बेसिक लर्निंग जो है हर स्टेट में उसको एस्टिमेट करता है। थर्ड है, इसके इंसेप्शन से जो है फंडामेंटल स्किल्स एंड रीडिंग इन अर्थमेटिक मेजर की जाती हैं, बिल्कुल मेजर की जाती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट हैं, 1 रॉन्ग है इसके बारे में। तो अब हम इसके बारे में बता रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल 2 ही स्टेटमेंट जो है इसके बारे में करेक्ट है हमारी। ठीक है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाता है, बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, कुछ स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। बोले कि शॉर्ट सर्किट एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें जो करंट है वो ट्रेवल करता है अनइंटेंडेड पाथ से इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द सर्किट। बिल्कुल सर्किट को फॉलो करने की बजाय वो शॉर्ट पाथ को फॉलो करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, जब शॉर्ट सर्किट होता है जो करंट है वो रिड्यूस हो जाता है सब्सटेंशियली। तो आपको पता होगा जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है उसमें करंट क्या अमाउंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तभी तो एज ए ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो याद रखना, वहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब शॉर्ट सर्किट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जो करंट है वो रिड्यूस हो जाता, नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है, तो केवल जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो इसी नोट पे जो है आज के हमारे टोटल 5 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा इस टेस्ट में आपके जो है टोटल मतलब 6 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 6 से ऊपर मार्क्स हैं तो यू आर इन अ गुड कंडीशन। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट और इस ऐसी तरह तैयारी करते रहो। और अगर 5-6 हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर 5 से नीचे हैं तो फिर भाई आप अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो 10 में से कम आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो तो ठीक होने ही चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मेरी रिक्वेस्ट पे प्लीज़ जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ज़रूर से ज़रूर कर ले। और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस चैनल की जो रीच है वो इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं।